हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य में नंद वंश के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मगध के उत्कर्ष में बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बारे में पूरी वीडियो से आपको पूरा बता दिया था। तो आज की वीडियो है हमारी नंद वंश के बारे में, तो जिससे आपको पूरा मगध साम्राज्य एक बारी करके समझ में आता चला जाए। तो चलिए देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं हम नंद वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंद वंश था हमारा, वह कब से लेके कब तक था? ये 345 से लेके 321 ईसा पूर्व तक ये नंद वंश था। यानी इसका समय काल कब से कब तक था? 345 से लेके 321 ईसा पूर्व तक। तो नंद वंश मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था। कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था। चौथी और पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नंद वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में शासन किया था और मगध में नंद वंशों ने किसका अंत किया था? शिशुनाग वंश का अंत किया था, जिस कारण नंद वंश की स्थापना हुई थी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इससे पहले कौन सा वंश था? शिशुनाग वंश था, जिसका राजा कौन था? कालाशोक उसका राजा था और उसके पुत्र आदि उस पर राज कर रहे थे। तो 343 ईसा पूर्व और 321 ईसा पूर्व के बीच मगध पर उत्तरी महारत में नंद वंश का शासन था। तो 343 से लेकर 321 ईसा पूर्व के बीच में किसका राजवंश चला था? नंद वंश का राजवंश चला था। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो महानंदन ने इस राजवंश की स्थापना की। किसने की थी? महानंदन ने नंद वंश की स्थापना की। और घनानंद अंतिम नंद वंश का शासक था। तो घनानंद कौन था? अंतिम नंद वंश का शासक था। तो नंद राजाओं के पास एक विशाल साम्राज्य चलाने के लिए आवश्यक सक्षम प्रशासनिक संरचना थी। प्रशासनिक संरचना सुव्यवस्थित थी वहां की, और करों को प्राथमिकता दी जाती थी। यानी जो कर वसूलने की और जो कर लेने की परंपरा थी, वह क्या थी? तो प्राथमिकता पर थी। और व्यवस्थित रूप से एकत्रित भी किया जाता था। ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। तो अफवाह थी कि नंद वंश के शासक के पास 4 गुना सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार सेना, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध हाथी शामिल थे। तो ये अफवाह फैल रही थी पूरे साम्राज्य में कि नंद वंश के पास काफी बड़ी सेना है। क्लियर? तो जिस कारण काफी लोग इससे डरते भी थे, और कोई अलग राजवंश इसमें हमला करने से पहले 10 बार सोचता था। तो जो मगध साम्राज्य था, तो उसका उत्कर्ष काफी लंबे समय तक चला था। तो अब बात करते हैं महानंद के बारे में। तो महानंद ने मगध में शिशु नाग वंश पर विजय प्राप्त की और नंद वंश की स्थापना की। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यह 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक चला था। इसका जो समय काल था वह कितना था? 345 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक नंद वंश का साम्राज्य चला था। लगभग 28 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। ऐसा माना जाता है कि नंद वंश में प्रशासन के संस्थापक महानंद निम्न जाति की पृष्ठभूमि से आए थे। यानी ये किस जाति से माने जाते थे उस समय में? आज के समय में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस समय क्या था कि ये निम्न जाति से माने जाते थे। वह शिशु नाग वंश के क्षत्रिय शासक महानंदी का पुत्र था और उसकी माता शूद्र संप्रदाय से संबंधित थी। तो माता किससे थी? शूद्र संप्रदाय से संबंध रखती थी। तो इस वजह से उन्हें क्या माना जाता था? निम्न जाति का उन्हें माना जाता था। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो महानंद को पुराणों में एकराट के नाम से भी जाना जाता है। यह बात याद रखिएगा, ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि महानंदन को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको एकराट के नाम से भी जाना जाता है। कई क्षेत्र में उन्हें भारत का प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। तो इसे किस उपाधि से सम्राट मिला था? तो इसे प्रथम सम्राट की उपाधि भी मिल चुकी है। तो महानंदन ने क्या था? इस क्षत्रिय विद्यावंशक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्षत्रिय विद्यावंशक भी कहा जाता है। तो उन्होंने पांचाल, वाराणसी और कलिंग सहित कई राज्यों पर शासन किया था। तो महानंदन ने क्या किया था कि पांचाल, वाराणसी और कलिंग कई राज्यों पर शासन किया था। विभिन्न मंत्रियों के सहयोग से उन्होंने साम्राज्य पर नियंत्रण किया और कलिंग में सिंचाई चैनलों का भी निर्माण कराया था। जो कलिंग क्षेत्र था उसमें क्या कराया था? सिंचाई के लिए अलग से चैनलों का निर्माण कराया, यानी सिंचाई व्यवस्था को अच्छा और सुव्यवस्थित किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
तो महादमन यानी महानंदन। अब बात करेंगे नंदवंश के बारे में। तो सबसे पहला कौन था? महानंदन इसका पहला शासक था जो जिसने इसकी स्थापना की थी। तो यह भारतीय इतिहास का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। याद रखिएगा कैसा था? गैर क्षत्रिय राजवंश था। यानी ये किस संप्रदाय से संबंध रखता था? ये शूद्र संप्रदाय से संबंध रखता था। तो महानंदन ने इसका कालाशोक की गद्दी संभाली। क्या किया था इसने? कालाशोक की गद्दी संभाली थी। और कैसे किया था ये मैंने आपको बताया है कि इसने कालाशोक की हत्या की थी जो कि शिशुनाग वंश से संबंध रखता था। तो महानंदन ने भारत को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट घोषित किया। जो महानंदन था क्या था? भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। क्लियर? तो राजा बनने के लिए उसने कालाशोक की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? कालाशोक की उसने हत्या की थी। तो पुराणों के अनुसार वह अंतिम शिशु राजा और एक शूद्र महिला का पुत्र था, जिस कारण इसे क्या कहा जाता था? गैर क्षत्रिय कहा जाता था। तो पुराणों के अनुसार वह क्या था? अंतिम शिशुनाग राजा और एक शूद्र महिला का पुत्र था। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ जैन लेखों और यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार वह एक नाई और एक वैश्य का बेटा था। तो इसे कर्टियस यूनानी लेखक क्या बताता है कि वह एक नाई और वैश्या का एक बेटा था और उन्हें सर्व क्षत्रिय यांतक यानी क्षत्रिय विनाशक और एक राट के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे किस नाम से भी जाना जाता है? जो क्षत्रियों का विनाश करता है, तो इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसके शासन काल में साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ये मगध साम्राज्य है, तो इसके शासनकाल में मगध का काफी विस्तार हुआ था। यह कुरु देश से दक्षिण में गोदावरी घाटी तक और पूर्व में मगध से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। तो कुरु कौन सा है? ये हरियाणा और दिल्ली के पास वाला क्षेत्र है और दक्षिण में कहाँ तक? गोदावरी नदी तक ये फैला हुआ था। तो इसने कलिंग सहित कई राज्यों पर शासन किया था। याद रखिएगा इसने क्या किया था? तो कलिंग सहित कई सारे राज्यों पर इसने राज्य किया था, जो कि कुरु से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक का क्षेत्र आता था। अब बात करते हैं घनानंद के बारे में। तो ग्रीक साहित्य में उन्हें ग्रामसे या जेंड्रामसे के नाम से भी जाना जाता है और वह अंतिम नंद सम्राट था। यानी जो घनानंद है वह क्या था? अंतिम नंद वंश का सम्राट था। तो इसके शासनकाल के दौरान सिकंदर ने उत्तर पश्चिम सीमा यानी भारत पर आक्रमण किया। जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा है, सिकंदर ने वहां पर क्या किया था? आक्रमण किया था। लेकिन अपनी सेना की अनिच्छा के कारण वह गंगा के मैदान की ओर नहीं बढ़ सका। जो गंगा का मैदान था यानी काफी विशाल मैदान था और नदी वाला क्षेत्र था, जिस कारण क्या था कि वह आगे नहीं बढ़ सका। जो घनानंद यानी इसका जो राजवंश था, मगध राजवंश, वह तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ था? नदियों से घिरा हुआ था। और ऊपर व नीचे वाले हिस्से में किससे घिरा हुआ था? ये गंगा नदी के मैदान से घिरा हुआ था, जिस कारण सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ सकी थी। तो घनानंद को अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था। इसका पिता कौन था? महानंदन इसका पिता था। तो इसके पास 20,000 पैदल सैनिक, 20 कितने थे? 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे और 3,000 हाथी और 2,000 रथ इसके पास थे, जो कि एक अब्बा के तौर पर भी इसे माना जाता है। ठीक है? तो वह एक महान सम्राट बना और महानंद के 8 या 4 या 9 पुत्रों में से एक माना जाता है। ठीक है? कौन से पुत्रों में से? 8 या 4। इसमें कई लोग बताते हैं कि ये 9वां पुत्र था, लेकिन इसका कोई तथ्य सामने नहीं आ पाया है। तो हालांकि हर संग्रह ने अपने तरीकों की मांग के कारण वह नागरिकों के बीच अलोकप्रिय था। अलोकप्रिय क्या था? क्योंकि ये कर वसूलने के तरीके इसके अलग से हो गए थे और काफी कठोर हो गए थे, जिस कारण ये क्या हो गया था? अलोकप्रिय हो गया था। इसके अलावा उनकी शूद्र वंशावली और क्षत्रिय विरोधी नीति के कारण उन्हें बड़ी संख्या में शत्रु मिले थे। अब ये क्या करता था कि जो था ये शूद्र वंशावली से संबंध रखता था, जिस कारण क्या था? ये क्षत्रियों से काफी विरोध करता था और उनके खिलाफ कई युद्ध भी लड़ता था, जिस कारण क्या था कि इसके शत्रुओं की संख्या बढ़ गई थी। अब बात करते हैं नंदवंश की विशेषताओं के बारे में। तो भौगोलिक कारण था इसका सबसे पहला। तो मगध पश्चिम और पूर्व भारत के बीच प्राथमिक भूमि मार्ग पर था। जो मगध साम्राज्य है वह पश्चिम और पूर्व भारत के बीच प्राथमिक भूमि मार्ग पर था और यह गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्से पर स्थित था। यानी ऊपर और नीचे कौन सी नदी बहती थी इसकी?
गंगा नदी बहती थी जहाँ पर मगध साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस क्षेत्र की भूमि काफी समृद्ध थी और बारिश भी पर्याप्त मात्रा में होती थी। तो गंगा, सोन और चंपा नदी मगध को तीनों तरफ से घेरती है, जिससे इस क्षेत्र का नाम पड़ा था। ठीक है, क्या पड़ा था इसका? मगध। तो बड़ी सेना ने दुश्मन के हमले को रोका और राजवंश को सुरक्षित बना दिया था। तो जो नंदवंश था इसके पास क्या था? एक काफी बड़ी सेना थी, जिस कारण इसने सिकंदर को भी रोक दिया था। राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों ही इसकी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। जो राजगीर और पाटलिपुत्र का क्षेत्र है वे क्या था? इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ पर ही क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानियां थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आर्थिक कारण के बारे में। तो मगध के पास तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे और इसकी रणनीति स्थिति के कारण यह आसानी से वाणिज्य और नियंत्रित कर सकता था। जो भी अपने उद्योग हैं उनको क्या करता था? ये आसानी से कंट्रोल कर लेता था। तो इसकी एक बड़ी आबादी थी जिसका उपयोग ये किस में करते थे? कृषि में, खनन में, शहर निर्माण और सैन्य व्यवस्था को बनाए रखने में ये लोग करते थे। ठीक है, जो नंदवंश थे क्या थे? इनके पास आबादी क्षेत्र भी काफी था, तो उसका उपयोग किस में कर लेते थे? ये कृषि में, खनन में, शहर निर्माण में ये करते थे। धन के कारण जनसंख्या और शासकों की सामान्य भलाई सुनिश्चित होती थी। यानी जो मगध साम्राज्य है उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी, जिस कारण जनसंख्या और शासकों में सामान्य भलाई थी। आर्थिक प्रभुत्व गंगा पर नियंत्रण का पर्याय था, यानी गंगा पर इनका क्या था? पूरा नियंत्रण था। तो उत्तर भारत में गंगा व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी, जिस कारण क्या था? नाव द्वारा जो भी व्यापार होता था वे किसके द्वारा होता था? गंगा नदी के द्वारा होता था। तो गंगा नदी क्या थी? एक व्यापार का केंद्र बन गई थी, जिस कारण यहाँ से आवागमन करने में भी काफी आसानी हुआ करती थी। अब बात करते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। तो मगध काफी भाग्यशाली था, तो उसके पास बहुत सारे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा हुए थे। ठीक है, जो भी मगध साम्राज्य था उसमें एक के बाद एक काफी शक्तिशाली राजा हुए थे, जिन्होंने बड़ी स्थायी सेनाओं की जो कमान थी वे संभाली थी। क्योंकि जो मगध साम्राज्य है उसके पास काफी बड़ी सेना थी अन्य राजवंशों के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ लोहा आसानी से उपलब्ध था और वे बेहतर हथियार बनाने में भी सक्षम थे। तो लोहे से क्या थे? अच्छे से अच्छे ये हथियार बनाया करते थे। तो वे युद्ध में हाथियों की कमान संभालने वाले पहले शासक थे। तो जो मगध साम्राज्य है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहली बार युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और किसी राजाओं ने इसका उपयोग नहीं किया था। तो प्रमुख शासकों ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। जो मगध साम्राज्य की जितने भी शासक हुए थे उन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से संभाली थी। तो ये था इसका राजनीतिक कारक। अब बात कर लेते हैं सांस्कृतिक कारक के बारे में। तो मगध का साम्राज्य सामान्य से हटकर था, यानी और लोगों के मुकाबले काफी उच्च स्तर का था। तो यह आर्य और गैर आर्यों के उचित मिश्रण से भी बना था। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव से दार्शनिक और बौद्धिक उथल फुथल मच गई थी। यानी इस समय कौन सा धर्म प्रचलित में चल रहा था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसमें चल रहे थे। ठीक है, जिस कारण क्या था? काफी उथल फुथल मच रही थी कि कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है। इस कारण काफी विरोध भी उत्पन्न हो रहे थे। तो उन्होंने उदारवादी परंपरा को मजबूत करने में भी मदद की थी। तो ब्राह्मणों का समाज पर प्रभुत्व नहीं था। यहाँ पर क्या था? जो ब्राह्मणों का समाज था उसका ज्यादा अधिकार नहीं था और मगध के कई राजा निम्न पृष्ठभूमि के थे। जो मगध में जो आगे चल के जो राजा हुए थे वे क्या थे? निम्न पृष्ठभूमि से संबंध रखते थे। तो ये है इसका सांस्कृतिक कारक। अब बात करते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण के बारे में। तो मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंडर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विजय प्राप्त करने निकले थे। तो सिकंदर महान के नेतृत्व में मैसेडोनिया ने फारसी साम्राज्य को हराया था। किसको हराया था? मैसेडोनिया ने फारसी साम्राज्य को हराया। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने उसने सबसे पहले उत्तरी सीमा प्रांत और काबुल पर कब्जा किया था। तो कहाँ पर इसने कब्जा किया था? उत्तरी सीमा पर, काबुल पर इसने अपना कब्जा किया था। तो राजापुर को छोड़कर सिकंदर ने बाकी सभी शासकों को अपने अधीन कर लिया था। तो किसको अधीन किया था इसने? बाकी सभी शासकों को इसने अधीन कर लिया था राजापुर को छोड़कर। तो 326 ईसा पूर्व में
हाइडे स्पेस के युद्ध में सिकंदर महान ने पुरु को हराया था। हालांकि सिकंदर पुरु की बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसने उसके अपने प्रभुत्व में स्वागत किया था, यानी अपने राज्य में क्या किया था, उसका स्वागत किया था। तो राजा घनानंद को एक विशाल साम्राज्य और घुड़सवार सेना, पैदल सेना, रथ और हाथियों से युक्त एक सेना विरासत में मिली। जब सिकंदर महान के नेतृत्व में वाली जो मैसेडोनिया की सेना थी, अब मैसेडोनिया की जो सेना थी वे किसके नेतृत्व में चल रही थी, वे सिकंदर के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी और मगध साम्राज्य की विशाल सेना का सामना करने से इसने इनकार कर दिया था। अब किस कारण इनकार कर दिया था? सबसे पहला कारण था कि इसकी सेना काफी विशाल थी, और दूसरा क्या था कि जो इसकी इस क्षेत्र था वह किस क्षेत्र में फैला हुआ था, ये मगध वाला क्षेत्र कहाँ था, ये गंगा नदी यानी नदियों के किनारे फैला हुआ था, जिस कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो उसने खालों, पत्थरों और विभिन्न अन्य वस्तुओं पर कर लगाकर अपना भाग्य संचित किया और करों को धनानंद को अपनी प्रजा के बीच अलोकप्रिय बना दिया। अब जो घनानंद था उसने हर अनेक वस्तुओं पर क्या कर दिया था, कर को लागू कर दिया था, जिस कारण क्या था, वह जनता में अलोकप्रिय हो गया था, जिसका उपयोग चंद्रगुप्त ने उसके खिलाफ अपने अभियान में किया। अब कौन इसके सामने आया? चंद्रगुप्त। लेकिन जो इससे पहले जो सिकंदर आया था वे क्या था, वापस लौट गया था। इसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त आया। तो 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने की सेना ने पाटलिपुत्र पर, यानी जो आज का पटना है, वहां पर हमला किया और नंद वंश को नष्ट कर दिया था। ठीक है, किसको नष्ट कर दिया था? नंद वंश को नष्ट कर दिया। तो इस संघर्ष ने नंद वंश का अंत किया और मौर्य वंश की शुरुआत कर दी थी। तो नंद वंश का अंत किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का अंत किया गया था। तो इसके बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पूरा नंद वंश लाइन वारी से पढ़ा है। उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो मौर्य वंश है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से पूरा मौर्य वंश जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।